हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू एकेडमी। में चारों अग्रवाल आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ प्रकृतिवाद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम पूरी तरीके से प्रकृतिवाद को कंप्लीट कर देंगे। इसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो आज की वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। इससे पहले की एक और वीडियो है जो कि आ चुकी है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकृतिवाद का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट कीजिए तथा शिक्षा दर्शन में इसकी भूमिका को समझाइए। ठीक है, यानी कि शिक्षा दर्शन को प्रकृतिवाद किस तरह से प्रभावित करता है, उसके अलावा हम प्रकृतिवाद का अर्थ और यहाँ पे जो दार्शनिक है उनके द्वारा दी गई परिभाषाओं को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रकृतिवाद का अर्थ। तो देखिए, प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो आध्यात्मिक तत्वों को स्वीकार करते हुए प्रकृति को अंतिम सत्ता मानती है। प्रकृतिवादी प्रकृति को ही पूर्ण शक्तिमान मानते हैं और उसी के नियमों तथा कार्यकरण के संबंध में विश्वास रखते हैं। उनका मत है कि प्रत्येक वस्तु प्रकृति से ही पैदा होती है, उसी में विलीन हो जाती है। यह विचारधारा ईश्वर की सत्ता तथा आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं रखती, इसलिए यह आदर्शवादी विचारधारा की विरोधी विचारधारा मानी जाती है। तो देखिए, सीधे तौर पे अगर मैं आपको प्रकृतिवाद का अर्थ बताऊं तो प्रकृतिवाद का अर्थ होता है किसी भी वस्तु का प्रकृति से पैदा होना और प्रकृति में ही उसका समाप्ति हो जाना, यानी कि उसी में मिल जाना, उसी में विलीन हो जाना। ठीक है, तो अगर हम एजुकेशन बेस पे बात करें तो प्रकृति क्या है, यानी कि पूरा संसार जो है, पूरी प्रकृति जो है, ये हमारे लिए एक कक्षा के समान है और यहीं पर हम सीखते हैं, यहीं पर हम अपना विकास करते हैं और यहीं पर हम अपना जीवन यापन करना सीखते हैं। ठीक है, और ये विचारधारा जो होती है, ये विचारधारा ईश्वर की सत्ता और आत्मा की अमरता, यानी कि आत्मा पे, ईश्वर पे, इन चीजों पे ये विश्वास नहीं करती है। ठीक है, और क्योंकि ये आत्मा पे और ईश्वर पे विश्वास नहीं करती है, इसीलिए यह विचारधारा यानी कि प्रकृतिवादी विचारधारा आदर्शवादी विचारधारा की विरोधी विचारधारा मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि जो आदर्शवादी विचारधारा है वो ईश्वर की सत्ता और आत्मा की अमरता दोनों पर ही विश्वास करती है। ठीक है, अब देखते हैं प्रकृतिवाद की परिभाषाएं। देखिए, वॉट का क्या कहना है कि प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है और आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तन नियमों को सर्वोच्च मानता है। ठीक है, थॉमस और लैंग के अनुसार प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मस्तिष्क को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम यथार्थ भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं, यानी कि अंतिम सत्य क्या है, भौतिक है, यानी सांसारिक है और आध्यात्मिक नहीं है। ठीक है, फिर देखिए, जोयसे के अनुसार प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जिसकी प्रमुख विशेषता आध्यात्मिकता को अस्वीकार करना है या प्रकृति एवं मनुष्य के दार्शनिक चिंतन में उन बातों को स्थान न देना जो हमारे अनुभवों से परे हैं, यानी कि जिस चीज का हमें अनुभव नहीं है उस चीज को, उस बात को यहाँ पे स्थान नहीं दिया जाता है। ठीक है, हॉकिंस के अनुसार प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा का वह रूप है जो प्रकृति को पूर्ण यथार्थ मानता है, अर्थात यह परा प्राकृतिक या दूसरे जगत को अपने क्षेत्र से बाहर रखता है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो कि प्राकृतिक नहीं है या फिर कोई भी ऐसा जगत या कोई भी ऐसी दुनिया जो कि हमारी दुनिया से अलग है, उस चीज को क्या है, हम इसके अंतर्गत नहीं लेते, यानी कि प्रकृतिवादी विचारधारा के अंतर्गत हम इस चीज को नहीं लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन, यानी कि प्रकृतिवाद का और शिक्षा दर्शन का क्या संबंध है। ठीक है, प्रकृतिवादी विचारधारा पुस्तकीय ज्ञान को शिक्षा नहीं मानती। इनके अनुसार शिक्षा वह है जो मनुष्य को उनकी वास्तविक प्रकृति के अनुकूल विकास करने एवं जीवन को सुखमय बनाने में सहायता करती है। ठीक है, हार्वर्ड स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है, यानी कि जो हमारी अंतः शक्ति होती है, हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं, उन्हें क्या है, हम बाह्य जीवन यानी कि जो हमारी दुनिया है उसके साथ समन्वय स्थापित कराते हैं, यानी कि समन्वय स्थापित कराना, यानी कि उसमें एक तरह से किस तरह से प्रकृति में जिया जाता है, किस तरह से जीवन की कठिनाइयों को सुलझाया जाता है, किस तरह से हम अपने जीवन को प्रकृति में जी सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, यही सब क्या है, हमें शिक्षा द्वारा प्राप्ति होती है, यानी कि यही चीजें हमें क्या है, शिक्षा द्वारा प्राप्त करवाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य। तो आगे देखते हैं, देखिए प्रकृतिवादी शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं।
प्रकृतिवादी शिक्षा का पहला उद्देश्य है मानव यंत्र को पूर्ण बनाना। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य बालक में इस प्रकार के व्यवहार को विकसित करना है कि वह कुशल यंत्र की भांति कार्य कर सके। बॉस के शब्दों में शिक्षा का कार्य है वह मानव यंत्र को अधिक से अधिक अच्छा बनाए, जिससे वह अपने आगामी जीवन में आने वाली कठिन समस्याओं को कुशलता पूर्वक सुलझा सके। यानी कि देखिए, सबसे पहला उद्देश्य प्रकृतिवादी जो विचारधारा है उसका क्या है, मानव यंत्र को पूर्ण बनाना। मानव यंत्र को पूर्ण बनाने से क्या अर्थ है, मानव यंत्र को पूर्ण बनाने से अर्थ है कि मानव का इस तरह से विकास करना कि उसके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं वो उन्हें अच्छे से सुलझा सके, सूझबूझ के साथ अपने जीवन को बिता सके। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसन्नता प्रदान करना। जैविक प्रकृतिवाद के अनुसार मानव के लक्ष्य वर्तमान जीवन तथा भावी प्रसन्नता तथा सुख को प्रदान करना है। शिक्षा का उद्देश्य बालक को वर्तमान में भावी प्रसन्नता तथा सुख की प्राप्ति में सहयोग देना है। मैक्टूगल के अनुसार सुख तथा दुख का जन्म तो प्राकृतिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। यानी कि सुख हो या दुख हो, क्या है, प्राकृतिक प्रक्रिया के अनुसार ही उसका जन्म होता है। ठीक है, अतः उसने इस बात पर बल दिया है कि बालक की मूल प्रवृत्तियों का शोधन उचित दिशा में करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। यानी कि प्रकृतिवाद में इस बात पर बल दिया जाता है कि बालक की जो मूल प्रवृत्ति है उसका संशोधन जो है, उसका शोधन जो है वो कैसा होना चाहिए, उचित दिशा में होना चाहिए। यानी कि जो बालक है उसका जो विकास है वो उचित दिशा में होना चाहिए, यही शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है जीवन संघर्ष के योग्य बनाना। ठीक है, तो डार्विन के सिद्धांत के अनुसार मानव को संसार में जीवित रहने के लिए वातावरण से निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। इस जीवन में शक्तिशाली की विजय होती है तथा निर्बल का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। अतः डार्विन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक की उन स्थितियों का विकास करना है जो उसे जीवन संघर्ष के लिए तैयार करके जीवित रहने के योग्य बना दे। नेक्स्ट है बालक का वातावरण के साथ अनुकूलन। नवलेमार्कवादी के शब्दों में मानव का विकास जीवन के निम्न स्तरों से हुआ है। अतः नवलेमार्कवादी अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसके वातावरण तथा परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में सहयोग प्रदान करती है। इस दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य बालक को इस योग्य बनाना है कि वह अपने वातावरण तथा परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने में समर्थ हो। ठीक है, तो यानी कि जो शिक्षा है, ठीक है, शिक्षा क्या है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसके वातावरण या उसकी परिस्थितियों के अनुसार रहना या जीवन यापन करना सिखाती है, उसमें सहयोग करती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, एक तरह से बच्चे को इस योग्य बनाती है कि जो इस समय का उसका वातावरण है, जो इस समय के उसके आसपास की परिस्थितियां हैं, उनमें वो किस तरह से अपने जीवन को बिता सकता है, किस तरह से कोई भी फैसला लेने से पहले वो अपनी सूझबूझ को विकसित कर सकता है और अपने आप को बचाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, जातीय निष्पत्तियों का संरक्षण करना। बर्नार्ड शॉ के अनुसार किसी जाति की सांस्कृतिक तथा सभ्यता को वंशानुक्रम द्वारा हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है तथा शिक्षा का उद्देश्य इन्हीं जातीय प्राप्तियों की सुरक्षा करना और उनके विकास की प्रक्रिया को अधिक गति देना है। J.S. रॉस के शब्दों में इस प्रकार शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी उन जातीय प्राप्तियों के संरक्षण अगलों को सौंपने तथा वृद्धि का नाम है। ठीक है, तो जातीय निष्पत्तियों का संरक्षण यानी कि किसी भी जाति की जो संस्कृति होती है, जो सभ्यता होती है, ठीक है, उसे क्या है, सुरक्षित रखना और उसके विकास की प्रक्रिया को गति देना ही क्या है, ये शिक्षा का महत्व है, यानी कि शिक्षा का कार्य है। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य है। ऐसा नहीं है कि किसी भी जाति की जो संस्कृति है, वो जो सभ्यता है, वो एक वंश से दूसरे वंश में ऐसे ही चली जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है। उसके लिए क्या है कि उसे अगर शिक्षा द्वारा उसे स्थापित किया जा सकता है, उसे इकट्ठा किया जा सकता है, उसे संरक्षित किया जा सकता है। उसके बाद क्या है कि जो भी आपकी संस्कृति है, जो भी आपकी सभ्यता है, वो क्या है, आने वाली पीढ़ी तक आसानी से पहुंच पाएगी। ठीक है, तो इसी के लिए J.S. रॉस ने कहा है कि शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या है, संरक्षण या वृद्धि का नाम है। यानी कि देखिए, अगले को सौंपने या वृद्धि का नाम है। अगले को सौंपने यानी कि आने वाली पीढ़ी को सौंपने, उसे संरक्षित करने या फिर उसकी वृद्धि करने का नाम ही क्या है, शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक विकास।
रूसो के मत अनुसार हमें बालक को स्वस्थ एवं शक्तिशाली बनाने के लिए उसकी शारीरिक क्षमता तथा व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए उसका प्राकृतिक प्रवृत्तियों को स्वतंत्र रूप से विकसित करना है। अतः बालक को उसकी प्रकृति के अनुसार विकसित करना ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य होता है। तो सीधे सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो बालक को उसकी प्रकृति के अनुसार ही विकसित करना चाहिए और यही क्या है, शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य होता है। ठीक है, आगे देखिए, प्रकृतिवाद का मूल्यांकन कीजिए। इसे दो तरह से दिया गया है। देखिए, इसके अलावा प्रश्न को इस तरह भी पूछा गया है कि प्रकृतिवाद का मूल्यांकन कीजिए या फिर प्रकृतिवाद के गुणों और दोषों का वर्णन कीजिए। तो आपसे प्रकृतिवाद का मूल्यांकन पूछा जाए या फिर गुण या दोष में से कुछ भी पूछा जाए तो आपको यही पॉइंट यहाँ पर लिख के आने हैं। ठीक है, तो देखिए प्रकृतिवाद का मूल्यांकन, सबसे पहले हम यहाँ पे गुण देखेंगे, उसके बाद फिर हम दोषों का वर्णन करेंगे। तो गुण में देखिए, पहला है व्यवहारवाद का जन्म प्रकृतिवाद से माना जाता है। ठीक है, व्यवहारवाद का जन्म यानी कि हम अपने व्यवहार में किस तरीके का परिवर्तन लाते हैं, किस तरह से हम व्यवहार करते हैं, ये सब क्या है, इस सब जन्म कहाँ से होता है, प्रकृतिवाद से ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र प्रकृतिवादी है। यानी कि इस समय जो हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं या समाजशास्त्र पढ़ते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है, प्रकृतिवाद के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट देखिए, प्रकृतिवाद ने शिक्षा को वैज्ञानिक और जैविकीय दृष्टिकोण दिए हैं। कैसे दृष्टिकोण दिए हैं, वैज्ञानिक और जैविकीय, यानी कि प्रकृतिवाद का दृष्टिकोण कैसा है, वैज्ञानिक और जैविकीय है। आगे देखिए, नेक्स्ट है समाज और समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन का जन्म प्रकृतिवाद से हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रकृतिवाद ने शिक्षा और ज्ञान की सभी शाखाओं पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। उसके बाद देखिए, प्रकृतिवाद ने इस सिद्धांत को जन्म दिया है कि मनोविज्ञान की प्रगति पूर्ण रूप से निरीक्षात्मक और वस्तुपरक विधियों पर निर्भर करती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, शिक्षा के जैविकीय आधार यानी कि प्रजनन शास्त्र और मानसिक परीक्षण क्या है, प्रकृतिवादी है। आप देखिए, यहाँ पे हम इसके दोषों का वर्णन करते हैं। दोषों में देखिए, पहला है प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य संतोषजनक नहीं है। ठीक है, यानी कि प्रकृतिवादी शिक्षा जो है वो कैसी है, संतोषजनक नहीं है। आगे देखें, प्रकृतिवादी तत्कालिक उपयोगिता पर बल देता है। नेक्स्ट है प्रकृतिवाद शिक्षक को गौण स्थान देकर उसकी उपेक्षा करता है। नेक्स्ट है प्रकृतिवाद परिणामों द्वारा अनुशासन का सिद्धांत सभी स्तरों के छात्रों के लिए उचित नहीं है। नेक्स्ट है प्रकृतिवाद आध्यात्मिक गुणों की अवहेलना करता है जिसके बिना मनुष्य पशु के समान होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रकृतिवाद ने बालक को पाठ्यक्रम का आधार बनाकर पाठ्यक्रम के महत्व को कम कर दिया है। नेक्स्ट है प्रकृतिवाद बालक के केवल वर्तमान जीवन को महत्व देता है और भावी जीवन से कोई सरोकार नहीं रखता है। यानी कि वर्तमान जीवन जो है उसको ही महत्व दिया जाएगा, भावी जीवन यानी आने वाले जीवन को का वो सरोकार नहीं करता, यानी कि उसके बारे में ज्यादा वर्णन या उसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं जाता है। आगे देखिए, उपयुक्त गुण दोषों के विवेचन से पता चलता है कि प्रकृतिवाद में अनेक कमियां हैं, पर इन कमियों के होते हुए भी प्रकृतिवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। इसने शिक्षक और शिक्षार्थियों की अनेक दृष्टिकोण दिए हैं जिससे उनके अपने कार्य में बहुत सहायता और प्रोत्साहन मिला। पाल मुनगे ने ठीक ही कहा है, प्रकृतिवाद ने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय और वैज्ञानिक धारणा के स्पष्ट निर्माण में प्रत्यक्ष प्रेरणा दी है। इसी के साथ देखिए, यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका PDF जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिल जाएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के संग, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।